हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वमन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सिलेबस का पॉइंट है, पूर्व कर्म ऑफ वमन। ठीक है, उसमें हेडिंग में दिया है कि पाचन, अभ्यंतर स्नेहन और डाइट। ठीक है, तो हम इस हर जो भी पॉइंट दिया है इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंगली आंसर जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो डिटेल में पढ़ाऊँगी, बट यू नीड टू, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पूर्व कर्म। पूर्व क्रम में हम 4 पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है संभार संग्रह। ठीक है, यानी कि मटेरियल कलेक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे आतुर की परीक्षा। आतुर बोले तो जौन सा भी बंदा रोगी है उसकी परीक्षा कैसे करते हैं। मात्रा काल निर्धारण, कब वमन कराना है, कितनी मात्रा के साथ कराना है वो, और आतुर सिद्धता। ठीक है, कि हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें देखना। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है संभार संग्रह। अब इसमें क्या है, हमारे पास वमन कराने से पहले सबसे पहले एक क्या होना चाहिए, छोटा सा घर होना, घर नहीं मतलब जहाँ पे तुम्हें वमन कराना है पंचकर्म भवन या फिर वमनागार होना चाहिए। ठीक है, पता चल गया। फिर औषधि संग्रहण करना है। अब उसके लिए वमन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वामक द्रव्य चाहिए, वमनोपग द्रव्य, यानी कि उसको एक्सलरेट करने के लिए जो बढ़ाए वमन की उसको वेग को, वो वाला द्रव्य चाहिए। अन्य अगर कोई हमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है ना, उस चीज़ को नाश करने वाली औषधि चाहिए, या अन्य कोई भी उपयोगी औषधि है वो रखोगे आप। ठीक है, ये तो आ ही जाता है कि दूध, इक्षु रस आदि जो हमने अखंड पान करना है उसके लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो बाकी जितनी भी है औषधियों में वो सब, जैसे दीपन पाचन, अगर हमें पेन हो जाती है मानो तो शूलहरण औषधि, पित्तनाशक औषधि, हृदय बल्य तर्पण। तो ये अगर मानो वमन करते करते रक्त आ जाए तो क्या करोगे, रक्त स्तंभक औषधि है ना। अगर हमें वमन के वेगों को रोकना पड़े तो सर्दी घन औषधि। तो इस तरह से हमें औषधियाँ चाहिए होती हैं, ये हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, आसान सी बात है। हेडिंग डालेंगे आप सबसे पहले, है ना, ताकि आंसर जो है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा सुंदर सुंदर करने की लिखने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद जैसे परिचारक। अब ऑब्वियो हमें वहाँ पे एक डॉक्टर होता है तो एक परिचारक भी होता है जो रोगी को संभाले, है ना। जो, अब वो कौन हो सकता है, वो लज्जा रहित सुहृद मृत्य मृत्य नहीं मित्र हो सकते हैं, या फिर कोई परिचारक ही हो सकता है। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है आगे पढ़ेंगे, या फिर अभी यहाँ ही पढ़ लेते हैं। जब वमन आ रहा होता है तो ललाट प्रतिग्रह, मतलब कि ऐसे माथे के ऊपर ऐसे यूं हाथ रखना या फिर उसको मलना। ठीक है, बड़ी कोमलता के साथ मलना, उसे हम ललाट प्रतिग्रह बोल देते हैं। पार्श्वोपग्रह मतलब पसलियों वगैरह को मसलना। नाभि प्रपीड़न, ऐसे नाभि को दबाना जब उल्टी आ रही होती है। पृष्ठो उन्मर्दन, पीठ के ऊपर मालिश करना। तो इस तरह से ये परिचारक जो होता है उसका काम होता है। ठीक है, तो वो भी हमें ढूंढ के रखना पड़ेगा। ऑब्वियो ये हमारे पास संभार संग्रह के अंदर ही आएगा, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या आता है, सामग्री और उपकरण, है ना। अब हमें कुछ सामग्रियां भी चाहिए होंगी, जैसे कि वमन पीठ या कोई कुर्सी, है ना। ये बहुत आसान है, सिंपल है, तुम्हें समझ आ जाएगा। बाल्टी, ग्लास, कटोरी, भगोनी, टेबल, नैपकिन, कमल पुष्प, नलिका, वमन पात्र, उष्ण जल पात्र, नेत्र बंधन पट्टिका, है ना, दस्ताने एक्सेट्रा। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं है, अपने हिसाब से आप आराम से लिख पाएंगे। अब मैंने सेकेंड पॉइंट क्या बोला था कि हमें करनी पड़ेगी आतुर की परीक्षा। ये सब पूर्व क्रम में आता है। ठीक है, कि हमें कौन से पेशेंट को सेलेक्ट करना है वमन के लिए, वो पूर्व क्रम में आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि जो आतुर है यानी जो रोगी है वो वाम्य है कि नहीं है, इसको वमन कराने की ज़रूरत है कि नहीं है, इसका सबसे पहले क्या करना है, हमें निर्णय करना है। कैसे, फिर उसके बाद जब आपने निर्णय कर लिया, योग्य अयोग्य देख लिया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अष्टविध परीक्षा करोगे। अष्टविध परीक्षा में ज़रूरी नहीं आगे तुम एक्सप्लेन करके लिखो पेपर में, बट आपको पता होना चाहिए, जैसे नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, स्पर्श, शब्द, नेत्र, आकृति की विधिवत परीक्षा। ठीक है, ठीक है जी। दशविध परीक्षा करनी चाहिए। दशविध परीक्षा भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, प्रकृति, विकृति, सार, संहन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति और व्यायाम शक्ति। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये रोगी के बल के प्रमाण विशेष को जानने के लिए हम जो है
दशविध परीक्षा करते हैं। एकादश परीक्षा भी कर सकते हैं। योग्य देखा, उसके बाद उसकी परीक्षा करी, अष्टविध, दशविध, एकादश, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, उसका कंसेंट लिया। ये आजकल लेते हैं ना सहमति पत्र, घोषणा पत्र, कंसेंट फॉर्म, कि ठीक है हमने आपको बता दिया है कि आपका ये हम प्रोसीजर करने वाले हैं, इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आएगी, ये इंडिकेशन है, तो आपने कंसेंट भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद तापक्रम आदि सारणी हो गए, जो वाइटल्स वगैरह हमने रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम मॉडर्न प्रेजेंट सिनेरियो, जो पेशेंट है उसको और भी हम मॉडर्न जो क्लिनिकल एग्जामिनेशंस होते हैं उनके थ्रू भी हम एग्जामिन करते हैं। जैसे उसका एब्डोमेन का एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवेस्कुलर और सीएनएस का एग्जामिनेशन भी करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, हमने ये अब दूसरा भी आसान था, आतुर परीक्षा, ठीक है। पूर्व क्रम में तीसरी चीज़ आती है मात्रा काल निर्धारण। अब हमने मात्रा किस हिसाब से डिसाइड करनी होती है। देखो चरक ने क्या लिखा है, अल्प मात्रम, एक आइडियल मात्रा क्या होती है, जो अल्प मात्रम, महावेगम, बहुदोषहरम, सुखम, लघुपाकम, सुख स्वादम, प्रीणम, व्याधिनाशनम, ठीक है। ये चरक के सिद्धि स्थान के अंदर ये डेफिनेशन दिया है कि जो संशोधन औषध होती है उसकी जो मात्रा होती है वो वही वाली श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट वही मानी जाएगी। कौन सी वाली, जिसकी जो मात्रा होगी वो अल्प, हमने थोड़ा प्रयोग करनी है, ठीक है। अल्प मात्रा अगर हम प्रयोग करें तो उसके बाद भी महावेगम, बहुत बड़े वेग के साथ, बहुदोषणम, बहुत ज़्यादा जो अधिक दोष है हमारे बॉडी के अंदर। मेन हमारा मोटिव वमन कराने का क्या है, हम अंदर से दोष निकाल सकें ना। तो अल्प मात्रा में भी ज़्यादा वेग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो दोष निकाल सके, वो भी सुखपूर्वक, उसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सुखपूर्वक ऐसा करता है वो आइडियल मात्रा है, ठीक है। उसके बाद लघुपाक, यानी आसानी से वो पचनी भी चाहिए, और सुख स्वादम, ठीक है। सुख स्वादम मतलब जिसका स्वाद भी सुख कर होना चाहिए। बाकी प्रेरणा हमने देखा था वो क्या है, जो मन को हमें क्या करने वाली हो, तृप्ति देने वाली हो, ठीक है। और व्याधि नाशनम, यानी जो हम जिस डिसीज़ के लिए ले रहे हैं उसको भी तो ख़त्म करें, तो ये आइडियल मात्रा मानी जाती है। तो इसके बारे में और भी जो लिखा हुआ है, जैसे जौन सी भी मात्रा जो किसी भी प्रकार का व्यापत वगैरह है ना, कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करे, है ना, ऐसी ऐसी डोज नहीं देनी है। यदि उसके प्रयोग से व्यापत हो भी जाए तो वो अधिक गलानी करने वाली ना हो, जिसका गंध वर्ण रस उत्तम हो, ठीक है। ऐसी वाली जो मात्रा होती है वो बेस्ट होती है, ठीक है। बाकी सुश्रुत के हिसाब से, सुश्रुत ने जो है वो अलग किस्म से बताई है कि रोगी के कोष्ठ विशेष की परीक्षा करके, ठीक है। हमें कैसे मात्रा डिसाइड करनी चाहिए, कोष्ठ विशेष की परीक्षा करके करनी चाहिए, कि जो वमन कारक कषाय या कल्क चूर्ण या स्नेह द्रव्यों में जो उचित हो उसका मात्रा पूर्वक सेवन करें। तो चरक ने जो बोला वो अल्प मात्रा, वो वाला बोला कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दोष निकाल सके, कम से कम, और जो जल्दी जल्दी ना पके और व्याधि को नाश न करने वाली हो और सुखपूर्वक हम उसको सेवन कर सकें, वो वाली मात्रा लेनी है। सुश्रुत ने कोष्ठ वाला कॉन्सेप्ट ला दिया कि जैसे अगर मान लो किसी बंदे का मृदु कोष्ठ है ना, हमने परीक्षा की, तो ऑब्वियस उसको डोज कैसी चाहिए होगी, लेस डोज चाहिए होगी। अगर हमारे पास मध्यम कोष्ठ है तो हमें उसे मीडियम डोज चाहिए होगी, क्रूर कोष्ठ है तो उसे हमें हाई डोज देनी होगी। तो इन्होंने कोष्ठ विशेष, मेन बात यहाँ याद करने वाली क्या है, कोष्ठ विशेष, बाकी सब बकवास है, प्लस ये तो हमें बताई है, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत जी ने 2-3 बातें और कही हैं। एक वो कहते हैं कोष्ठ के हिसाब से करो। तीसरी बात होती है कि शमन औषध जो है वो किस हिसाब से है ना, वो हमने कैसे लेनी है, कि व्याधि बल से अधिक बलवान दी हुई मात्रा वो व्याधि शमन करती है, पर अन्य व्याधि को उत्पन्न कर देती है। उन्होंने एक डोज का बताया है कॉन्सेप्ट, कि अगर जितना व्याधि का बल है ना उससे ज़्यादा दे दोगे तो वो व्याधि को तो चलो ठीक करेगी, पर उसके अलावा भी कॉम्प्लिकेशंस कर देगी। सिमिलरली अग्नि के अगर ज़्यादा दे रहे हो है ना, तो वो क्या करेगा, जीर्ण और विष्टम्भ कर देता है। अगर हमारे पास पुरुष बल से अधिक बलवान दी हुई मात्रा है तो वो गलानी और मूर्छा कर देगी। ये शमन औषध के लिए। फिर उसके बाद है शोधन औषध, है ना। तो शोधन औषध की मात्रा का किस हिसाब से होता है, कि व्याधि बल, अग्नि बल और पुरुष बल के अनुसार अधिक मात्रा दोगे तो अति प्रवृत्ति होती है, और अल्प मात्रा में दोगे तो अप्रवृत्ति की सामना होती है। मतलब ये अगर ज़्यादा दे दिया तो बहुत ही ज़्यादा वमन हो के व्यापत उत्पन्न हो जाएंगे, कम दिया तो वमन ही नहीं होएगा। तो ये शोधन मात्रा के बारे में इन्होंने
बताया हुआ है। तो मतलब बात, मतलब मोटी मोटी बात इतनी सी है कि अगर आपको मात्रा का हिसाब आता है, एक आपने चरक की लाइन लिख दी, ठीक है, सुश्रुत के अंदर आपने याद रख लिया कि कोष्ठ वाला कॉन्सेप्ट है एक, तो ठीक है, कोष्ठ के हिसाब से लिख दोगे उतना भी इनफ है। और ज़्यादा लिखने की इच्छा हो रही है देन यू कैन राइट शमन एंड शोधन औषध, अदरवाइज कोष्ठ भी काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि जो वृद्ध भागवत है उन्होंने क्या बोल रखा है। वृद्ध भागवत बोलते हैं कि उन्होंने कोई भी एक निश्चित मात्रा नहीं बताई है, परंतु हम जो व्याधि कोष्ठ बल वय देश काल को देकर मात्रा का निर्माण कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत आसानी से बोल दिया, हम इतना सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि मात्रा हमने देख ली किस तरह से निर्धारण करनी है। अब आता है काल। तो हम सामान्यतः वसंत ऋतु में जो है प्रकोपित कफ को बाहर निकालने के लिए वमन कराते हैं, क्योंकि वमन मेनली किस लिए कराया जाता है, कफ दोष के हरण के लिए कराया जाता है, और कफ का प्रकोपित होता है तो वो वसंत ऋतु में होता है, ठीक है। ये हमें एक सिंपल सा लॉजिक है, पता है। बाकी हमें ये प्रांतःकाल कराना होता है, क्योंकि प्रांतःकाल कौन सा काल होता है, कफ प्रकोपक काल होता है, इसलिए, ठीक है। हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए, कौन से कर लिए बताओ। एक कर लिया हमने कि जो संभार संग्रहण में क्या क्या आएगा, ठीक है। दूसरा हमने कर लिया आतुर परीक्षा, और तीसरा हमने कर लिया मात्रा काल निर्धारण। अब चौथा पॉइंट क्या करने वाले हैं, आतुर की सिद्धता, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या इसमें 4 पॉइंट आएंगे। एक आता है कि आहार वगैरह जो है उसकी व्यवस्था करना। दूसरा पॉइंट आता है स्नेहन स्वेदन करना। तीसरा मनसोपचार, यानी कि उसको काउंसलिंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले दीपन पाचन देखते हैं कि कैसे करना होता है प्रिपरेशन में। आहार व्यवस्था और दीपन पाचन वगैरह बोलना था। तो इसमें क्या है, दीपन पाचन में ये आ जाता है कि चरक क्या बोलते हैं। देखो, दीपन पाचन मेनली आपका जो पॉइंट है सिलेबस का वो यहाँ से कवर होने लगा है कि जो खाया हुआ भोजन है अगर वो प्रॉपरली पचा नहीं है, तो ऐसी अवस्था में संशोधन औषध अगर योग तुम पिला दोगे तो क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, एक गलानी और विबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ये चरक का एक श्लोक है जो चरक सिद्धि में बोला है, अजीर्णे वर्धते गलानी विबंधश्च अपि जायते पीतम संशोधनम च ये विपरीतम प्रवर्तते। तो ये श्लोक आप थोड़ा सा अगर याद कर सकते हो तो याद भी कर लो कि जो पाचन दीपन के लिए यही होता है, जो मैंने बोला कि खाया हुआ भोजन अगर पचा नहीं है तो आपको औषधि नहीं पिलानी है, अगर आप पिला देते हो तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। फिर भागवत जी क्या बोलते हैं, इफ़ वन ट्राइज टू रिमूव द दोषा इन प्रेजेंस ऑफ आम। अब मान ले कि जो अभी हमारी बॉडी के अंदर आम प्रेजेंट है, ठीक है, और मैं इस टाइम पे दोषों को रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ, दोषों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे, संशोधन करके, तो वो तुम्हारी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए, ठीक है, स्नेहपान से पहले पाचन क्रम करना चाहिए, ठीक है। अगर हमने देख पूर्व क्रम में मेनली क्या चीज़ आती है, हम जो पढ़ते हैं पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन बस्ती, है ना। तो स्नेहन स्वेदन हम पूर्व क्रम में स्पेसिफिकली ज़्यादा मानते हैं। अब उससे भी पहले हमारे पास पाचन क्रम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर इन केस बॉडी में आम प्रेजेंट होगा, ये इंपॉर्टेंस बता रहा है पाचन और दीपन की, कि अगर हमारे पास पाचन कर अगर उस टाइम भी अगर हमारे पास आम प्रेजेंट होगा तो हमारा क्या होगा, बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, अगर हमने उस टाइम पे संशोधन क्रम कर दिया। अब हमारे पास आता है कि पाचन करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना होता है। तो शुंठी चूर्ण अग्नि तुंडी वटी चित्रगादि वटी, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंस पीठ पाचन और दीपन का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें प्रेपरेशन ऑफ पेशेंट में स्नेहन स्वेदन कराओ, ठीक है। ये हमने बड़ी बार श्लोक पढ़ा होता है, स्निग्धात पात्राद यथा तोयम यत्नेन प्रणुद्यते कफाद्य प्रणुदन्ते स्निग्धात देहाद तथो औषधे। मतलब कि जैसे स्निग्ध पात्र में अगर हम जल गिराएं तो वो बिना परिश्रम से नीचे आ जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर हमने स्नेहन कराया हुआ शरीर उसमें कफ आदि दोषों को निकालेंगे तो वो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, आसानी से वो बाहर हो जाएंगे। बाकी स्नेहन स्वेदन की इंपॉर्टेंस में सुश्रुत ने भी यही बोला हुआ है कि जो व्यक्ति स्नेहन स्वेदन के बिना संशोधन औषध का पान करता है तो उसकी बॉडी किस तरह से नष्ट होती है, जैसे शुष्क काष्ठ को बिना स्नेहन के मोड़ने का प्रयास करो तो वो टूट जाती है।
बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ऑलरेडी पढ़ रखी हैं हमने। इसी प्रकार से संशोधन के पहले स्नेहन स्वेदन करना चाहिए, अन्यथा शरीर नष्ट हो जाता है। चरक जी ने क्या बोला इसके बारे में, एक और चीज़ बोली कि स्नेहपान रोगी को हमें किस हिसाब से कराना चाहिए, बल, कोष्ठ, रोग, अग्नि आदि की निरीक्षण करके कराओ। ऐसा नहीं कि तुम घटाघट उसको घी पिलाते जाओ। यथावश्यक 3, 5 और 7 दिन इसकी भी मतलब स्नेहन स्वेदन की भी मात्रा होती है। अथवा सम्यक अतः स्नेहन होने के बाद स्नेहपान कराना चाहिए। उसके बाद स्नेहपान के बाद हमारे पास कफ उत्क्लेशन होगा, है ना। उसके बाद हम वमन कराएंगे। ठीक है, ये था। तो मतलब इसके बाद ये वाला एक लाइन हमें याद रख लेनी है, स्नेहपान कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हमें एक दिन विश्राम करना है, उसके बाद हमें जो है वमन करा देना। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से लाभ यही होते हैं कि मानो अब तुम स्वेदन करा रहे हो, स्नेहन करा रहे हो, तो दोषों का क्या होगा, क्लेदन होगा, द्रवीकरण होगा, कोष्ठ में जाएंगे, तो उसके बाद उनको हम वमन के थ्रू निकालना जो है वो ज़्यादा इजीली पॉसिबल होता है। ये इसका लाभ आ जाता है। फिर हमने क्या करना होता है, प्रिपरेशन के बाद आहार की व्यवस्था भी करनी होती है। इंपॉर्टेंट बात है कि वमन से पहले आपने दीपन पाचन स्नेहपान करा दिया, उस टाइम पे आपको क्या है, लघु द्रव खाना है, उष्ण खाना है, अनअभिसंधी आहार खाना है। याद रखना, अनअभिसंधी आहार खाना है, लघु खाना। ठीक है, वमन से पहले जब आप दीपन पाचन वगैरह स्नेहपान करा रहे हो। जब हमारे पास वमन अब होने वाला है, वमन का एक दिन पहला है, तो एक दिन पहले आपको क्या कराना है, ध्यान से देखो, इसमें अभिसंधी, ग्राम्य, औदक, अनूप, मांसरस, दूध, दही, उड़द, तिल और शाकादि कफ वर्धक आहार का सेवन करना। हम बोलते हैं ना वमन से पहले कफ वर्धक आहार का सेवन करना है, तो ये एक दिन पहले है। बट जिस दिन आप अपना ये चीज़ें करा रहे हो उस दिन आपको क्या है, अनअभिसंधी आहार खाना है। ठीक है ना। उसके बाद वाग्भट ने क्या बोला है कि वमन के एक दिन पहले मत्स्य सिंपल कफ उत्क्लेशक आहार खाना है। इतनी सी बात है। और इसका क्या लॉजिक है, क्यों आपको ऐसा कफ उत्क्लेशक आहार खाना है, क्योंकि अरुण दत्ता ने इसके बारे में बोला हुआ है कि ये जो डाइट होती है ये हेल्प करती है दोषास विच आर प्रोवोक ड्यू टू स्नेहपान एंड स्वेदन टू मूव टूवर्ड्स द कोस्ट ड्यू टू सिमिलर नेचर। ठीक है, ये इतनी सी बात है, ध्यान रख सकते हो, लॉजिक भी तो समझ आना चाहिए। फिर आ जाता है वमन के दिन क्या कराना है, कफ उत्क्लेशन करा चुके हो, पहले दिन का खाया हुआ पच जा रहा है। फिर उसके बाद हमने चरक ने बोला कि प्रातःकाल में बलि होम मंगल प्रायश्चित किए रोगी को बिना अन्नपान दिए अथवा ना अति स्निग्ध यवागों के साथ घृतपान कराएं और फिर उसके बाद वमन कर्म कराएं। ठीक है, पूजा पाठ करके फिर आराम से ये करा सकते हो। सुश्रुत ने इसके बारे में थोड़ा सा अलग बोला है कि अलग तो क्या ही है कि यदि रोगी सुकुमार है, कृश है, बाल है, वृद्ध है, भीरू है, डरा हुआ है मतलब, तो उसे क्या करना है, दूध, दही तक यवागों में से कोई एक द्रव्य अकंठ पान कराना, मतलब बिल्कुल गले तक पान करा के फिर वमन द्रव्य पिलाएं। फिर इसके अलावा एक और कमेंट आता है कि अगर रिक्त कोष्ठ है ना, खाली कोष्ठ है, अगर उस व्यक्ति को वमन औषध देते हैं तो उससे वात प्रकोपित हो जाती है। तो वात प्रकोपित हो जाएगी तो वो प्लीहा जो होगी वो अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें थी, बहुत फालतू तो नहीं बोल सकते, बहुत इजी सी बातें थी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो पूर्व गर्म में मेनली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो दीपन पाचन वाला है और स्नेहन स्वेदन और डाइट वाला पार्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस के पॉइंट में वो दिया हुआ है। बट इन केस अगर आपके पास आता है पूरा वमन गर्म एक्सप्लेन करो, तो पूर्व गर्म में आप ऐसे जैसे 4 हेडिंग्स हमने स्टार्टिंग में डाली थी वैसे डाल के इनके अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो एक्सप्लेन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो मेजर होगा इसका। ये बेसिक पार्ट है, हमने तो बहुत लंबे डिटेल में पढ़ा है, बट यू नीड टू इसको थोड़ा कम करके आप अपने नोट्स बनाइएगा और पेपर में, ताकि लिखने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, ये तो हमने डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। चलो, पसंद आई वीडियो देन लाइक शेयर और कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर आ रहे हैं नज़दीक।